एनसीपी पर कब्जे की जंग को लेकर मुंबई में अजित पवार और शरद पवार ने अपने अपने समर्थकों और विधायकों के साथ बैठक की। अजित पवार की बैठक में 31 विधायकों तो शरद पवार की बैठक में 14 विधायकों के मौजूद रहने की खबर आई। अजित पवार ने शरद पवार को सीधी चुनौती दी तो शरद पवार ने कहा कि पार्टी का नाम और निशान उनका रहेगा। इस बीच अजित पवार गुट ने अजित पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। दूसरी ओर शरद पवार ने कल दिल्ली में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मोदी कैबिनेट और बीजेपी में हेरफेर की खबरों के बीच मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट की मीटिंग हुई। बीजेपी के अध्यक्ष ने कल निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की थी। अटकलें लगाई जा रही है कि कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। पंजाब में एक बार फिर अकाली दल और बीजेपी में गठबंधन की सुगबुगाहट है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर पंजाब लौटे और पार्टी की बैठक बुलाई। आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई। कल तमाम विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों की मीटिंग बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के साथ एक बार फिर गठबंधन करने को लेकर चर्चा हो सकती है। 2021 में किसान आंदोलन के वक्त शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से रिश्ते तोड़ लिए थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो जगन मोहन रेड्डी वक्त से पहले विधानसभा भंग करने का फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आंध्र प्रदेश में चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ ही कराए जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ इस बारे में भी चर्चा की है। यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय लॉ कमीशन को भेज दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इतने अहम मुद्दे पर कही गई बातें अस्पष्ट और बहुत सामान्य है। साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा सिर्फ जनमत संग्रह कराने के लिए रखा गया है। 3 घंटे की बैठक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से यूसीसी के विरोध की अपील भी की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। जेसीबी देखकर आरोपी की मां और चाची बेहोश हो गई। इस बीच प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाया गया है। उसे मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया गया था। उधर आदिवासी पर पेशाब करने को लेकर कांग्रेस शिवराज सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस के हमले के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ और एक वकील ने फायरिंग कर दी। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है। कोर्ट कैंपस से 5 खाली राउंड बरामद किए गए हैं। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि सुरक्षा नियमों के बावजूद हथियार कोर्ट में कैसे पहुंचा। मॉनसून के मौसम में दिल्ली के जनकपुरी में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। इस बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। हिमाचल में मंडी से लेकर कांगड़ा तक बरसात ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ऊना में पानी के तेज बहाव में एक स्कॉर्पियो गाड़ी बहती नजर आई। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे पर बार बार भूस्खलन हो रहा है। उधर बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगहों पर बंद है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अलग अंदाज में दिखे। क्रेमलिन में उन्होंने 8 साल की बच्ची और उसके माता पिता की अगवानी की। क्रेमलिन की ओर से जारी वीडियो में रूसी राष्ट्रपति बच्ची के साथ अपने वित्त मंत्री को फोन करते नजर आ रहे हैं और बच्ची के गृह क्षेत्र के लिए बजट की मांग करते हैं। क्रेमलिन की ओर से इस पहल को राष्ट्रपति पुतिन की लोकप्रियता और उनकी सत्ता पर पकड़ दिखाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। आज हम सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की महाभारत दिखाएंगे, जहां आज ये तय होना था कि शरद पवार और अजीत पवार में से ज्यादा पावर किसके पास है। और आज दोनों ही नेताओं ने कहा कि एनसीपी हमारी है और दोनों ने ही एनसीपी के विधायकों की अपनी अपनी बैठक बुलाई। लेकिन इस मैच में शरद पवार बड़े अंतर से हार गए। यानी चाचा ने, भतीजे ने अपने चाचा को हरा दिया। और आज हम इसी हार का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि जो कुछ शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वो देश में चल रही खानदानी पार्टियों के लिए क्यों एक खतरे की घंटी है।
लेकिन इस पूरे विश्लेषण से पहले आपको आज के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में हम बताते हैं। आज महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति परीक्षण का दिन था, यानी यह बताने का दिन था कि किसके पास ज्यादा पावर है, जिसमें चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच एनसीपी पर अधिकार की लड़ाई का फैसला होना था। और इस लड़ाई में 82 साल के शरद पवार अपने 63 साल के भतीजे अजीत पवार से हार गए। यानी अजीत पवार के पास शरद पवार से ज्यादा पावर आज दिखाई दी और 63 साल के अजीत पवार ने 82 साल के अपने चाचा शरद पवार को यह बता दिया कि आपका जमाना बीत चुका है और अब मेरा टाइम शुरू हो चुका है। शरद पवार ने मुंबई में जो बैठक बुलाई थी उसमें एनसीपी के सिर्फ 13 विधायक आए, जबकि अजीत पवार ने जो अपनी दूसरी बैठक बुलाई थी उसमें एनसीपी के कुल मिलाकर 31 विधायक मौजूद थे। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और इस हिसाब से इन दोनों बैठकों में एनसीपी के 44 विधायकों ने हिस्सा लिया अगर हम दोनों को जोड़ दें तो, और बाकी 9 विधायकों ने अभी अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन अजीत पवार का कहना है कि ये बाकी के विधायक भी उन्हीं के साथ हैं और अब एनसीपी में वो सबसे ज्यादा पावरफुल नेता बन चुके हैं। शरद पवार से भी ज्यादा पावर उनके पास है। इसके अलावा एनसीपी के 5 लोकसभा और 4 राज्यसभा के सांसद हैं, जिनमें 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा के सांसदों ने शरद पवार का समर्थन किया है, जबकि अजीत पवार को एनसीपी के 1 लोकसभा सांसद का ही समर्थन मिला है और वो सांसद हैं सुनील तटकरे, जिनकी बेटी अदिति तटकरे को महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में मंत्री बनाया गया है। तो अगर सांसदों की बात की जाए तो शरद पवार की तरफ ज्यादा सांसद हैं और अजीत पवार की तरफ सिर्फ 1 सांसद है। लेकिन यहां बात सांसदों की नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार सांसद नहीं बनाते, विधायक बनाते हैं और इस समय वहां जरूरत है विधायकों की। तो विधायकों के मामले में अजीत पवार शरद पवार से ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा आज इन दोनों ही बैठकों में पहली बार एक बिल्कुल नई चीज देखने को मिली। अजीत पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में जो विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल हुए, उन्होंने एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर करके अजीत पवार को अपना समर्थन दिया, जबकि शरद पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में भी पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों और दूसरे नेताओं से एफिडेविट पर ही एक तरह से लोगों से कहा गया कि वो एफिडेविट पर यह कसम खाएं कि वो इस राजनीतिक संघर्ष में शरद पवार के साथ ही रहेंगे। यानी इससे पहले जो एफिडेविट वाली जो राजनीति होती थी या एफिडेविट का जो काम होता था वो या तो अदालतों में होता था या फिर सरकारी दफ्तरों में एफिडेविट दिए जाते थे। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा एफिडेविट बनाकर देना और उस एफिडेविट में यह लिखना कि मैं अजीत पवार के साथ हूं या मैं शरद पवार के साथ हूं, यह एक बिल्कुल नई परंपरा आज देखने को मिली है। यानी अब सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है, सिर्फ टीवी पर आकर या सोशल मीडिया पर आकर यह कह देना काफी नहीं है कि मैं शरद पवार के साथ हूं या मैं अजीत पवार के साथ हूं, या फिर उस बैठक में सिर्फ पहुंच जाने से कुछ नहीं होगा। अब जो आज जो नई चीज देखने को मिली है वो ये कि नेताओं को, विधायकों को अब एफिडेविट फाइल करके बताना पड़ रहा है कि मैं आपके साथ हूं, मेरा विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और ये रहा मेरा एफिडेविट। शरद पवार आज से 24 साल पहले वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे और तब उन्होंने इस एनसीपी पार्टी का गठन किया था और उस समय यह पार्टी किसी एक नेता और एक परिवार की पार्टी नहीं थी। और यह बगावत जब उन्होंने की थी, उसी समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यह बगावत उन्होंने की थी सोनिया गांधी के खिलाफ। और मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि सोनिया गांधी एक विदेशी मूल की महिला है, विदेशी मूल की नेता है, और अगर वो प्रधानमंत्री बनी तो यह हमें स्वीकार नहीं है। हम एक विदेशी मूल के नेता के साथ काम नहीं कर सकते और इसीलिए इस पार्टी का नाम रखा गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी वो वाली कांग्रेस जो राष्ट्रवादी है। तो ये दोनों ही कांग्रेस थी, एक तो कांग्रेस पार्टी जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी थी और दूसरी बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी सोनिया गांधी वाली जो पार्टी है वो राष्ट्रवादी नहीं है, शरद पवार वाली जो कांग्रेस पार्टी है वो राष्ट्रवादी है। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर शरद पवार ने इस पार्टी को बनाया था और जब यह पार्टी बनी थी, आज आपको उसी समय की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
तब एनसीपी के संस्थापकों में सिर्फ शरद पवार नहीं थे। शरद पवार के अलावा पीए सांगमा भी थे और तारिक अनवर जैसे नेता भी थे। ये तमाम लोग एनसीपी के संस्थापक थे और उस समय सोनिया गांधी का विरोध करने की वजह से शरद पवार को देश भर में बहुत समर्थन मिला था। लोगों ने कहा था कि भाई वाह, ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, ये सच्चे राष्ट्रवादी हैं और इन्हें भारत की बड़ी चिंता है और राष्ट्र को ऐसा ही एक राष्ट्रवादी नेता चाहिए। और जब उन्होंने ये एनसीपी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उस समय की वो तस्वीरें आज खास तौर पर आपके लिए हमने निकाली हैं ताकि आपको याद रहे कि इतिहास में कई बार क्या क्या चीजें होती हैं और समय का जो चक्र होता है वो कैसे घूमता रहता है। और 24 साल के बाद राष्ट्रवाद का जो मुद्दा उठाया शरद पवार ने, वो राष्ट्रवाद में उन्होंने कितना मिलावट कर दिया। आज 24 वर्ष बाद जब शरद पवार अपनी इसी पार्टी को अजीत पवार से हार गए, तब भी उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद थे जब वो मुंबई में आज पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन इस भीड़ में असली संख्या बल उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से अब उन्हें अपनी पार्टी गंवानी पड़ सकती है। वो पार्टी जो जोर शोर के साथ उन्होंने 1999 में बनाई थी और अपने आप को राष्ट्रवादी नेता घोषित किया था और इसीलिए यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। लेकिन बाद में उन्होंने उसी सोनिया गांधी के साथ हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ बगावत की थी और ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ मिल गई। भारत के एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक अगर शरद पवार के पास अपनी पार्टी के 2/3 विधायकों का समर्थन नहीं है तो वो एनसीपी पर और उसके इलेक्शन सिंबल पर अपना अधिकार खो सकते हैं। और ये बात अजीत पवार भी समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने आज स्वयं को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और उनकी तरफ से चुनाव आयोग को भी एक अर्जी भेज दी गई जिसमें लिखा है कि नियमों के तहत अब पार्टी पर पूरा अधिकार अजीत पवार का हो गया है और पार्टी को और पार्टी के चुनाव चिन्ह को अब अजीत पवार को सौंप देना चाहिए। इस अर्जी से पहले शरद पवार के गुट ने भी चुनाव आयोग में एक अर्जी देकर बगावत करने वाले एनसीपी के 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, जिनमें अजीत पवार का नाम भी शामिल है। तो आखिर में चाचा को भतीजे के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ा और अब शरद पवार ने लिख कर दिया है कि अजीत पवार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। दोनों गुटों की तरफ से हो रही इस कार्रवाई के बीच अजीत पवार ने स्थिति को साफ करने के लिए आज एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने 4 बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, अब तक एनसीपी के मौजूदा संगठन में जितने भी नेता अलग अलग पदों पर थे, उनकी नियुक्ति पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं हुई थी, यानी उन्होंने सारे पदाधिकारियों को ही इल्लीगल घोषित कर दिया। दूसरा, शरद पवार जिस तरह एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, यह फैसला गलत था। तीसरा, अजीत पवार और उनका समर्थन करने वाले नेताओं ने शरद पवार के खिलाफ कोई बगावत नहीं की, बल्कि उन्होंने एनसीपी को बचाने के लिए यह फैसला लिया है। और चौथा, एनसीपी पर किसका अधिकार सही है, यह फैसला चुनाव आयोग को करना है और उससे पहले पार्टी में किसी भी नेता द्वारा लिए गए फैसले अब मान्य नहीं होंगे। साथ ही अजीत पवार का यह भी कहना है कि समाज की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में यानी एनसीपी में जो कुछ भी फैसले लिए जा रहे थे, जिस रास्ते पर एनसीपी चल रही थी, वो फैसले पार्टी के संविधान के खिलाफ थे, वो फैसले सही नहीं लिए जा रहे थे और उन फैसलों को सिर्फ मुट्ठी भर लोग अपने फायदे के लिए वो फैसले ले रहे थे जो कि पार्टी के हित में नहीं थे और इसीलिए पार्टी को बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। एक शब्द है राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद का बहुत फायदा हमारे देश के नेता उठाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा जब कोई नई पार्टी बनाई जाती है तो उसमें राष्ट्र या राष्ट्रवादी शब्द जरूर डाला जाता है ताकि लोगों को, जनता को यह बताया जाए कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। तो शरद पवार ने, आजकल आप सुनते होंगे पिछले कुछ सालों से राष्ट्रवाद शब्द जो है बड़ा फैशन में आ गया है। अब सब लोग अपने आप को राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति या नेता बताते हैं, लेकिन शरद पवार ने 1999 में ही इस राष्ट्रवाद शब्द की ताकत को समझ लिया था, इसकी पावर को समझ लिया था और इसीलिए तब उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी तो नहीं रख सकता, लेकिन मैं पुरानी कांग्रेस पार्टी से अपनी पार्टी को अलग कैसे करूं, उसका डिफरेंशिएटर क्या होगा।
तो उन्होंने सोचा कि ये जो पार्टी है ये है तो कांग्रेस, इसकी विचारधारा भी कांग्रेस जैसी ही है, लेकिन ये राष्ट्रवाद वाली कांग्रेस है। तो कांग्रेस में अगर राष्ट्रवाद जोड़ दिया जाए तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बन जाती है। अब ये आपको तय करना है कि 24 साल में आपने इस पार्टी में कहां से राष्ट्रवाद देखा। क्या आपको इस पार्टी में वाकई राष्ट्रवाद दिखाई दिया या सिर्फ ये नाम के लिए इस्तेमाल किया गया था। और आप सोचिए, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि जिस मुद्दे पर उन्होंने अलग अलग पार्टी बनाई, यानी सोनिया गांधी का विदेशी मूल, उसी मुद्दे को आज उन्होंने उसी दिन खत्म कर दिया था जब उन्होंने सोनिया गांधी के साथ दोबारा गठबंधन कर लिया था सरकार बनाने के लिए। अब दूसरा शब्द देखिए, राष्ट्रवादी तो हमने आपको दिखा दिया। अब जो पार्टियां बनती हैं उनमें या तो राष्ट्रवादी शब्द होता है, दूसरा जो सबसे कॉमन शब्द हमारे देश की पार्टियां अपने यहां इस्तेमाल करती हैं वो होती है जनता, ताकि लोगों को यह बताया जाए कि ये तो जनता की पार्टी है, ये वो पार्टी है जो जनता के बारे में सोचती है और जनता के लिए काम करती है। तीसरा शब्द जो बड़ा लोकप्रिय है राजनीति में वो है समाजवादी, कि हम तो समाजवादी हैं, हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं और हमारी पार्टी जो है वो समाजवाद लेकर आएगी, सबके लिए बराबरी। एक और शब्द जो है वो लोक शक्ति, बहुत इस्तेमाल होता है हमारे देश में, अलग अलग पार्टियां इस शब्द से भी बहुत प्रभावित रहती हैं। लोक शक्ति का मतलब होता है लोगों की शक्ति, और ये जो पार्टी बनी है ये लोगों की शक्ति से बनी है। यानी सारे नेता अपनी पार्टी का नाम और अपने घोषणा पत्र में यही कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद से भरे हुए हैं, हम जनता का हित करने वाले लोग हैं, हम समाजवाद लेकर आएंगे, हम लोक शक्ति से देश को जगाएंगे। आज अजीत पवार ने शरद पवार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश में सरकारी अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और राजनीति में भी बीजेपी जैसी पार्टियों में बड़े बड़े नेता भी 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, वो भी मार्गदर्शक मंडली में चले जाते हैं, ऐसे में भी शरद पवार 82 साल की उम्र में एनसीपी पर अपने अधिकार का मोह छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। मुझे खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है। मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं। महाराष्ट्र में 58 साल में रिटायरमेंट है। आईएएस आईपीएस 60 साल में रिटायर होते हैं। बीजेपी में 75 साल में रिटायर होते हैं। भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी को देखिए। मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। आप नई पीढ़ी को आशीर्वाद दीजिए ना। आता नवीन पिढी पुढे येते। पवार साहब, आप 83 साल के हो गए हैं। जास्त झालं, 82 झालं, आप कभी रुकेंगे कि नहीं? तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? आप हमें आशीर्वाद दें। हम ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। आज जो बड़ी बात है वो ये कि अजीत पवार ने जो कुछ कहा अभी, इसे यह मत समझिए कि ये सिर्फ शरद पवार के लिए एक संदेश है। यह असल में सारी पारिवारिक पार्टियों के लिए एक संदेश है, सारी खानदानी पार्टियों के लिए एक संदेश है, सारे ऐसे बड़े बड़े नेताओं के लिए संदेश है जिन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई और अब वो जीवन भर उस पार्टी का अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। जीवन भर, आखिर तक, जब तक वो जीवित हैं, वो उस पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह अपनी जेब में रखना चाहते हैं, जैसे ये पार्टी नहीं एक कंपनी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। और आपने देखा होगा सब जगह यही हाल है। अगर आप सारे पारिवारिक दलों को देखेंगे तो सब जगह जो परिवार के जो लोग हैं या जो परिवार का मुखिया है वही उस पार्टी का भी मुखिया बना रहता है, चाहे वो 80 साल का हो, 90 साल का हो, 95 साल का हो। तो शरद पवार अब 82-83 वर्ष के हो गए हैं और उनके भतीजे ने कह दिया है उनको कि अब आपका जमाना जा चुका, अब आपकी रिटायरमेंट की एज आ चुकी है, अब आप यंग पीढ़ी जो है, नए लोगों को आप मौका दीजिए। और आज देखिए अजीत पवार ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि राजनीति में भी रिटायरमेंट की एक एज होनी चाहिए। हमारे यहाँ आप देखते हैं सरकारी नौकरी में जैसे वो बता रहे हैं कि 58 साल या 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है। हर जगह रिटायरमेंट की कोई ना कोई उम्र है, तो राजनीति में भी रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए। हालांकि अजीत पवार खुद 63 वर्ष के हो चुके हैं और उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए क्या एज, क्या आयु सोचकर रखी है कि जब वो इतने साल के हो जाएंगे तो वो भी रिटायर हो जाएंगे, वरना उनके साथ भी वही होगा जो शरद पवार के साथ हुआ। अब अजीत पवार ने तो ये कह दिया, इसके बाद शरद पवार ने भी आज कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनकी पार्टी को भी उसी तरह तोड़ने की कोशिश हुई
जिस तरह उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, और आज उन्होंने ये बात भी मानी कि हो सकता है कि उनसे फैसले लेने में कोई गलती हुई हो, लेकिन अजीत पवार ने इस पर उनसे बात करने की बजाय गलत रास्ता चुन लिया। और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा कि वो अपना तो अपमान बर्दाश्त कर सकती हैं, अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन उन्हें और उनके जैसे नेताओं को अपने पिता शरद पवार का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए वो रोएंगी नहीं, आंसू नहीं बहाएंगी, बल्कि लड़ाई करेंगी, युद्ध करेंगी। बीजेपी एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी बताती है, फिर बीजेपी को एनसीपी से गठबंधन क्यों करना है? जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ एक बार फिर वही दोहराया जा रहा है। अजित पवार को अगर कोई शिकायत थी तो उनको पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, या उनके दिमाग में कुछ चल रहा था तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए था। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। करना है तो हमारा अनादर करो, लेकिन हमारे पिता का नहीं। आमच्यावर करा काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। एनसीपी को कहते थे नेचुरल करप्ट पार्टी। ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर जरूरत पड़ेगी तो एनसीपी का पूरा खा जाऊंगा। वही नेचुरली करप्ट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। इसीलिए मेरा बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी से करप्ट पार्टी नहीं है। या देशामध्ये इस देश की सबसे करप्ट पार्टी बीजेपी है। सुप्रिया सुले आज विचारधारा की बात कर रही हैं, सिद्धांतों की बात कर रही हैं। शरद पवार भी विचारधारा और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि विचारधारा और सिद्धांत जो दो ऐसे शब्द हैं जो सत्ता की कुर्सी के पांव के नीचे हमेशा दबे रहते हैं। और विचारधारा और सिद्धांत की अब आप उम्मीद मत करिए। अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ मिल सकती है, जिसे वो सांप्रदायिक पार्टी कहा करते थे, अगर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी वो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, और शरद पवार उसी सोनिया गांधी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं जिनके खिलाफ उन्होंने बगावत किया था, तो फिर विचारधारा और सिद्धांतों की बात उन्हें करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए सिद्धांत और विचारधारा की जो जगह है सत्ता की राजनीति में, वो वही है जो यहां आपको दिखाई दे रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब भी हमारे नेता किसी परेशानी में फंसते हैं, तब उन्हें यही सिद्धांत और विचारधारा याद आते हैं। अजीत पवार का समर्थन करने वाले एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने आज शरद पवार से एक कड़वा सवाल पूछा कि जब शरद पवार ने शिवसेना से गठबंधन करते हुए अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो अब वो बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन को अनैतिक और विचारधारा के खिलाफ कैसे बता रहे हैं। जब हम शिवसेना की विचारधारा को अपना सकते हैं, काय आयडियोलॉजी ना, तो शिवसेनाची आयडियोलॉजी जेव्हा आपण स्वीकारू शकतो, तो बीजेपी के साथ जाने में ऐतराज क्यों है? हम स्वतंत्र रूप से इस गठबंधन के साथ आए हैं। पार्टीकडे आपण का बघू शकत नाही? महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ आए और अब वो विपक्ष का हिस्सा है। बीजेपी बरोबर जाऊन एनडीए मध्ये जाऊ शकतात। जे आज विरोधी पार्टीची जे मीटिंगा करून राहिले, मैं शरद पवार के साथ विपक्ष की बैठक के लिए पटना गया था सर्व विरोधी पार्टीच्या मीटिंग मध्ये मी गेलो होतो, और मुझे ये देखकर हंसी आई कि वहां 17 विपक्षी दल मौजूद थे। खरं म्हणजे थोडा हसू येत होता की खरोखर हे असे लोक त्या 17 जिनमें से केवल 7 विपक्षी दलों के पास एक लोकसभा सांसद है, और एक पार्टी ऐसी है कि जिसका एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। उनका दावा है कि बदलाव लाएंगे। या देशामध्ये आपण म्हणजे परिवर्तन घडवून आणणार। हमने जो एनडीए के साथ आने का फैसला लिया है, म्हणजे सत्याच्या हवसेसाठी काय घेतलं, वो देश और हमारी पार्टी के लिए लिया है, निजी फायदे के लिए नहीं। घेतलेला नाही। देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उससे एक फायदा जरूर हुआ है। ये सारे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सब लोग एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। सब लोग एक दूसरे की आलोचना करने के चक्कर में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दूसरे की पोल खोलते खोलते वो अपनी पोल भी खोल रहे हैं। और इसीलिए
ये जो विचारधारा और सिद्धांत जैसे जो शब्द हैं, अब या तो ये नेताओं के भाषण में आपको सुनने को मिलते हैं या फिर पार्टियों के घोषणा पत्र में आपको सुनने को मिलते हैं, लेकिन ना तो कोई नेता और ना ही कोई पार्टी विचारधारा या सिद्धांत पर काम करती है। उनके कामों में आपको ये दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये सब सत्ता की कुर्सी के नीचे कुचल दिए गए हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति ने पूरे देश को यही सिखाया है कि सिद्धांत और विचारधारा की बात मत करो। एनसीपी के बंटवारे के बाद आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्हीं राजनीतिक पार्टियों में बगावत और विभाजन क्यों हो रहा है जिन्हें एक परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। और जो कुछ यहां हुआ है महाराष्ट्र में, खास तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ और शरद पवार के साथ जो हुआ, ये खानदानी पार्टियों के लिए एक खतरे की घंटी है। वो सारी पार्टियां जिन्हें एक खानदान चला रहा है, वो सारी पार्टियां जिन्हें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक परिवार चलाता है, आज उन सब के लिए कुछ सोचने का दिन है। वर्ष 2018 से लेकर अब तक पिछले 5 वर्षों में कुल 6 बड़ी राजनीतिक पार्टियां बगावत के बाद टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं। इनमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिसका गठन 1966 में बाला साहब ठाकरे ने किया था। फिर उनके बाद उनकी पार्टी का नेतृत्व उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने किया, और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी इस पार्टी में बहुत अहम रोल निभाते थे। यानी एक परिवार मिलकर इस पार्टी को चला रहा था, जिससे असंतुष्टि बढ़ी बाकी के नेताओं में और असंतोष बढ़ा। और एकनाथ शिंदे जैसे नेता जो ठाकरे परिवार से नहीं थे, उन्होंने बगावत कर दी और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पर आज एकनाथ शिंदे का अधिकार है, यानी उनके परिवार ने ही उस पर अपना अधिकार खो दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के नेता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी 2021 में इसी तरह टूटी थी, जब उनके बेटे चिराग पासवान को पार्टी अध्यक्ष बनाने का विरोध करते हुए उनके ही भाई पशुपति कुमार पारस ने बगावत कर दी थी और सारे नेताओं को अपने साथ मिलाकर पुरानी लोक जनशक्ति पार्टी को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और उस समय उद्धव ठाकरे की तरह चिराग पासवान को भी अपने पिता द्वारा गठित पार्टी छोड़नी पड़ी थी और अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी थी। उससे और पीछे जाइए, 2018 में हरियाणा की इंडियन नेशनल लोक दल भी विभाजित हो गई थी और परिवार से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी बना ली थी, जिसे अब जननायक जनता पार्टी कहा जाता है। 2018 में ही उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में भी झगड़ा हुआ था और अखिलेश यादव के चाचा और मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाकर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया था। उत्तर प्रदेश का अपना दल पार्टी भी, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जिसका नाम है अपना दल, वो भी पारिवारिक झगड़े की वजह से 2 बार टूटे। और इन सारी पार्टियों में ये बगावत और विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि इन पार्टियों को एक परिवार द्वारा चलाया जाता है और जो बाहरी नेता होते हैं, बाहरी कार्यकर्ता होते हैं, जो अपनी मेहनत के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर इन पार्टियों में दिन रात काम करते हैं, उन्हें पार्टियों में कई दशकों तक इतनी सेवा और परिश्रम के बाद भी उसका कोई फल नहीं मिलता। उनका जो ग्रोथ है वो होता नहीं और वो शीर्ष तक तो कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शीर्ष पर बैठा है परिवार और इसलिए ये पार्टियां टूट जाती हैं। और आज एनसीपी के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि एनसीपी को भी एक परिवार की पार्टी बना दिया गया था। अब आप सोचिए, हालांकि एनसीपी के साथ जो अलग बात हुई है वो ये है कि टूटने के बाद भी ये रहेगी उसी परिवार में, क्योंकि अजीत पवार भी उसी परिवार के हैं और वो शरद पवार के भतीजे हैं। तो शरद पवार ने भी जब इस पार्टी को चलाया इतने दिन तक, तो उन्होंने इस पूरी पार्टी को एक परिवार के बीच ही रखा। शरद पवार, उनकी सुपुत्री और उनके भतीजे ने वर्षों तक, 24 साल तक इस पार्टी को चलाया है। अब जाकर उनकी अनबन हुई है और यह पार्टी टूटी है। इसके अलावा ये तमाम वो पार्टियां हैं जिन्हें चलाने वाला परिवार जनता के बीच तो ये कहता है कि पूरा देश उनका परिवार है। आप सोचिए, ये सारे जो परिवार हैं जो पार्टियों को चलाते हैं, ये कहते हैं पूरा देश उनका परिवार है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पार्टियां इस सिद्धांत पर काम करती हैं कि पूरा देश ही इनके परिवार का है। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं। कहते तो ये हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन मानते ये हैं कि पूरा देश मेरे परिवार का है। यानी दिखाया जाता है कि पूरा देश इनके परिवार जैसा है, लेकिन असल में ये मानते हैं कि पूरा देश इनके परिवार का एक साम्राज्य है। वर्ष 1950 में जब भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई, उस
स्थापना के साथ ही हमारे देश में राजा महाराजाओं वाली शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। उससे पहले हमारे यहाँ राजे रजवाड़े हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के साम्राज्य हुआ करते थे, और उस समय लोकतंत्र वाली व्यवस्था भारत में लागू हुई। भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया जिसमें नेताओं को जनता का सेवक बनकर जनता की सेवा करनी थी। यानी नेता कौन है? वो जनता के सेवक है, कहा तो यही जाता है। लेकिन धीरे धीरे यही नेता लोकतांत्रिक राजा महाराजा बन गए। वो राजा महाराजा बन गए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनकर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन इनके नाजो नखरे वही हैं जो राजा महाराजाओं के हैं। और धीरे धीरे राजनीति में ऐसे परिवार आ गए जिनका साम्राज्य आज एक लोकतांत्रिक पार्टी के जरिए चलता है, और इनमें से ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। उन सबको एक परिवार चलाता है, और ये सारे जो परिवार हैं ये राजा महाराजाओं की तरह व्यवहार करते हैं और अपने उस राज्य को, जिस राज्य की ये पार्टियां हैं, उसे अपना साम्राज्य समझते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कांग्रेस में भी यही था। कांग्रेस पार्टी को भी एक गांधी परिवार इतने वर्षों तक चलाता है, और आज भी गांधी परिवार इस कांग्रेस पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रखता है। तो ये हमारे देश में लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि लोगों को इससे पहले राजा महाराजाओं की प्रजा के तौर पर रहने की आदत पड़ी हुई थी। अब राजा महाराजा जब चले गए तो उनकी जगह बड़े बड़े नेता आ गए, और उसी तरह की जय जयकार नेताओं की होने लगी। उस समय के राजा महाराजाओं और आज के नेताओं में अब कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि पहले राजा का बेटा राजा बनता था और अब इन नेताओं के बेटे को पार्टी का नेता बनाया जाता है। अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वर्ष 1938 की हैं, जब अलवर के महाराजा तेज सिंह अपने दरबार के मंत्रियों और प्रजा के बीच जब आते थे तो प्रजा सिर झुकाकर उनका अभिनंदन करती थी। कैसे करती थी देखिए जरा, आपको बड़ी स्क्रीन पर आज हम दिखा रहे हैं। यह राजा महाराजाओं का दौर था, 1938 का दौर। अब इस तरह की तस्वीरें अब देखिए, और बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह बहादुर की ये तस्वीरें, जब वो शाही जुलूस पर निकलते थे तो इस दौरान उनके काफिले का स्वागत दोनों तरफ खड़ी हुई सड़क के दोनों तरफ प्रजा करती थी। राजा का स्वागत प्रजा इसी तरह किया करती थी। और तब में और आज में क्या फर्क है? आज यही नेता बड़े बड़े रोड शोज करते हैं, जुलूस निकालते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, और प्रजा को वहां पर आना पड़ता है और इनका अभिनंदन करना पड़ता है। बस फर्क इतना है कि अब नेताओं के समर्थक प्रजा बनकर उनका इस तरह से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर। और आज जब शरद पवार अपनी बैठक के लिए आए मुंबई में, तो उनकी गाड़ी पर ऐसे ही फूल बरसाए गए और उनका काफिला ऐसा ही दिख रहा था जैसे किसी पुराने राजा के शाही जुलूस जैसा दिखता था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले राजा महाराजा रथ पर आते थे, घोड़ों पर आते थे, बग्गी में आते थे, और आज के जो राजा महाराजा, नेता रूपी राजा महाराजा हैं, वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में, एसयूवीज में आते हैं। पहले राजा महाराजा महलों में रहा करते थे, आज के जो राजा महाराजा हैं वो बड़े बड़े बंगलों में आते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और स्वागत उनका वैसे ही किया जाता है जैसे राजा महाराजाओं का होता है, और प्रजा आज भी उनकी जय जयकार करती है वैसे ही जैसे राजा महाराजाओं की जय जयकार हुआ करती थी। पहले के राजा महाराजा अपने पूरे राज्य को अपना साम्राज्य मानते थे, और वो था भी, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी था। पूरा जहां तक उनका साम्राज्य हुआ करता था वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। और आज के नेता अपने चुनावी क्षेत्र को अपना साम्राज्य मानते हैं, और वो एक सीट चुन लेते हैं जहां से परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं। और हमारे जितने बड़े बड़े नेता हैं आज भी, खासतौर पर क्षेत्रीय दलों के नेता, वो या तो अपने राज्यों को अपना साम्राज्य मानते हैं, और उन राज्यों में भी उनके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिन्हें वो अब अपनी पर्सनल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानने लगे हैं, जहां से या तो वो चुनाव लड़ेंगे, उनके बाद उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, या उनके परिवार में और कोई चुनाव लड़ेगा, या बाद में उनके बेटों के बेटे या बेटियां वो चुनाव लड़ेंगे। और किसी और बाहर के आदमी को, प्रजा के किसी व्यक्ति को, जनता के किसी व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और अगर वो लड़ा भी तो वो हार जाएगा लोकतंत्र के नाम पर। जैसे शरद पवार को आप किंग ऑफ बारामती कह सकते हैं, जहां से पहले वो खुद सांसद थे, वहां से चुनाव लड़ते थे, और अब उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी यहीं से लोकसभा सांसद हैं, और अजीत पवार भी इसी क्षेत्र की एक विधानसभा सीट से
विधायक हैं। यानी पूरा की पूरे परिवार ने बारामती को अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। और सिर्फ शरद पवार की बात नहीं है, तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं, बाहुबली नेता या आप समझ लीजिए जो बड़ी बड़ी पार्टियों के, पारिवारिक पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उन सब ने यही किया है। अब समझने वाली बात यह है कि ये नेता एक चुनावी क्षेत्र से होते हुए खुद को राष्ट्रीय नेता भी मानने लगते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दलों के नेता हैं जो आज प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। आज विपक्षी दलों के जितने भी नेता खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, ये सपना देखते हैं और खुद को राष्ट्रीय नेता मानते हैं, उनमें से ज्यादातर नेताओं का प्रभाव सिर्फ एक राज्य या फिर उस एक राज्य में भी एक खास क्षेत्र तक सीमित रहता है, लेकिन ये कहते अपने आप को राष्ट्रीय नेता है। उदाहरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य के लोकसभा क्षेत्र से कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही वो कभी जीत पाएंगे, लेकिन आज 72 साल के नीतीश कुमार को राष्ट्रीय नेता मान लिया जाता है। और इसी तरह यह भी कहा जाता है कि हो सकता है वो अगले प्रधानमंत्री भी बन जाएं, लेकिन क्या नीतीश कुमार बिहार के बाहर लोकसभा चुनाव कहीं से भी जीत सकते हैं? आप खुद सोचकर देखिए। इसी तरह ममता बनर्जी, वो भी प्रधानमंत्री पद का सपना देखती हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर या पश्चिम बंगाल में भी कुछ खास इलाकों के बाहर लोकसभा चुनाव जीत सकती हैं? अगर उनसे कहा जाए कि वो पश्चिम बंगाल के बाहर पूरे देश में कहीं कोई भी सीट चुन लें, तो क्या वो चुनाव जीतेंगी? और शरद पवार जैसे जो नेता खुद को राष्ट्रीय नेता मानते हैं, वो भी देश में किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से या किसी दूसरे राज्य के किसी लोकसभा क्षेत्र से ना तो चुनाव पहले लड़े हैं और ना ही कभी लड़कर जीत सकते हैं, लेकिन ये सब अपने आप को राष्ट्रीय नेता मानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते हैं। राष्ट्रीय नेता साबित करने के लिए 2014 में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे। यानी कायदे से हमारे देश में ऐसे नेता बहुत ही कम हैं जो देश भर में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2014 में और फिर 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ा और लगातार 2 बार वहां से सांसद चुने जा चुके हैं। इसी श्रेणी में अगर हम देखें तो राहुल गांधी को आप राष्ट्रीय नेता मान सकते हैं, क्योंकि वो उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अमेठी से भी चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं। हालांकि पिछली बार हार गए थे, लेकिन वो दक्षिण भारत के केरल में वायनाड से भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। यानी वो एक ऐसे नेता हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ा है, जीता है, और केरल से भी चुनाव लड़कर उन्होंने जीता है। और उनकी एक राष्ट्रीय नेता की पहचान बनती है और वो एक राज्य तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी को आप उस श्रेणी में जरूर रख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के मामले में अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी पर भले ही गांधी परिवार का पूरा प्रभाव है और कांग्रेस पार्टी भी असल में एक परिवार की ही पार्टी है, लेकिन आज चाहे दिखावे के लिए ही सही, लोगों को दिखाने के लिए ही सही, नाटक ही सही, लेकिन आज कांग्रेस का नेतृत्व 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जो गांधी परिवार से नहीं है। तो गांधी परिवार इस बात को समझ गया कि अब अगर इस लोकतंत्र में रहना है तो ये परिवारवाद की बातें खत्म करनी पड़ेंगी और अध्यक्ष जो है पार्टी का वो हमें बाहर से लाना पड़ेगा, वरना आगे हमारा कोई भविष्य नहीं है। जनता पहचान चुकी है। तो चाहे आज भी सत्ता पूरी गांधी परिवार के पास ही हो, लेकिन दिखावे के लिए तो कम से कम बाहर से लाए किसी को। यह भी अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है। जबकि लालू यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला या और भी जो आप अखिलेश यादव या अकाली दल में आप देख लीजिए, किसी भी ऐसी पार्टी में अगर आप देखेंगे तो परिवार से बाहर के किसी नेता को कभी भी पार्टी अध्यक्ष नहीं बना जाएगा। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी परिवार से बाहर किसी आदमी को टीएमसी का अध्यक्ष बनने देंगी? उद्धव ठाकरे बनने देंगे? शरद पवार बनने देंगे? लालू यादव बनने देंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला बनने देंगे? उन्होंने तो अपने बेटे को ही बनाया। ये सब वो लोग हैं जो अध्यक्ष अपने बच्चों को ही बनाएंगे। तो ये भारत में जो पारंपरिक राजनीति अभी तक चली आ रही है, वो असल में उसी ढर्रे पर चल रही है जिस ढर्रे पर राजा महाराजा हुआ करते थे। ज्यादा फर्क नहीं आया। और इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे नेता और ऐसी पार्टियों को अब चुनना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो एक पार्टी के नहीं,
और ऐसी पार्टियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जिनमें एक परिवार का शासन नहीं चलता, जिसमें कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री को यह नहीं पता, यह ना लगे कि उसके परिवार का ही कोई सदस्य अब अगला प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री ये ना कहे कि उसका बेटा या उसके परिवार कोई व्यक्ति अगला मुख्यमंत्री बनेगा, या सांसद को यह ना लगे कि उसके बाद अगला सांसद जब अगली बार चुनाव होगा तो टिकट उसके बेटे को मिलेगा। अब हम आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां प्रवेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने आदिवासी समुदाय के एक बेबस और लाचार मजदूर के साथ एक ऐसा अपराध किया जो न सिर्फ बहुत घिनौना है बल्कि आज के जमाने में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तस्वीर, ये वीडियो आप देश भर में अभी तक देख चुके हैं, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज ये हुआ, जो आज हुआ है वो हम आपको जरूर बताना चाहते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद इस आरोपी के जो कंधे हैं वो जरा भी झुके नहीं हैं। ये जो आरोपी है, ये इसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद इसे पुलिस थाने ले जाया जा रहा है और पुलिस थाने में अंदर जाते हुए इसकी चाल तो देखिए आप, और जिस पुलिस वाले ने इसका स्वागत किया है और जब थाने में ये प्रवेश कर रहा है तो पुलिस वालों की अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितने प्यार से इसकी पीठ थपथपाकर मध्य प्रदेश की पुलिस इसे थाने में लेकर जा रही है, जैसे कि ये थाने में कोई अपराधी नहीं बल्कि थाने का मुआयना करने के लिए आया हो। ऐसी बॉडी लैंग्वेज इस आदमी की है। इसे ना तो कोई शर्म है, ना कोई पछतावा है और ना ही कानून का और पुलिस का कोई डर है। आप यहां पर देख सकते हैं। तो कल जो इसने किया उससे तो पूरे देश में लोगों को गुस्सा आया ही, लेकिन आज उससे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को इसकी ये तस्वीरें देखकर आ रहा है जिसमें शर्म से इसके कंधे झुके हुए दिखाई नहीं देते। यह आरोपी पुलिस हिरासत में पूरी अकड़ के साथ चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी इसके पूरे सम्मान का ध्यान रखते हुए इसे थाने में ले जा रही है। और ये जो तस्वीरें हैं इनसे पता चलता है कि इस आरोपी को इस घटना के लिए कोई भी पछतावा बिल्कुल नहीं है। इसका नाम है प्रवेश शुक्ला। अब तक आप सब जान चुके होंगे और ये पूरी घटना एक हफ्ते से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि लगभग एक हफ्ते पहले इस व्यक्ति ने अपने इलाके में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति पर पेशाब करके उसे बहुत शर्मिंदा किया था और तब कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसके आधार पर कल यानी 4 जुलाई को इस आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हुई और फिर देर रात 2 बजे पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद आपने देख लिया इसे कोई पछतावा नहीं। अब हम आपको पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी पहचान तो नहीं बता सकते, लेकिन यह जरूर बता सकते हैं कि यह व्यक्ति एक दिहाड़ी मजदूर है और आदिवासी समुदाय से है, जिसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं। अब तक की जांच के मुताबिक प्रवेश शुक्ला का इस व्यक्ति के साथ मजदूरी के पैसों को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद इस व्यक्ति ने, प्रवेश शुक्ला ने इस आदिवासी को सजा देने के लिए उसके साथ यह घिनौना अपराध किया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि यह व्यक्ति बीजेपी का नेता है, जिसे पहले बीजेपी की तरफ से पार्टी मंडल में उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और यह व्यक्ति स्थानीय विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि भी रह चुका है, जिसकी वजह से इस पर काफी राजनीति हो रही है। हालांकि बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का कहना है कि यह व्यक्ति उनका प्रतिनिधि कभी नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे पोस्टर्स जिसमें इस आदमी की तस्वीर दिखती है, बहुत सारी तस्वीरें जहां इसकी तस्वीर दिख रही है, ये सब आज चल रहा है। आज मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और सीधी जिले में इसके मकान के अवैध ढांचे पर बुलडोजर चलाकर इस आदमी के मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो इस पर भी बुलडोजर चल गया। यह इसका मकान है जिस पर बुलडोजर चल रहा है और यह कार्रवाई बहुत जरूरी थी। लेकिन आज यहां सोचने वाली बात एक और भी है कि यह बुलडोजर वाली कार्रवाई इस समय जो आप देख रहे हैं, अब इसे काफी समय हो चुका, कई घंटे हो चुके, लेकिन इस बुलडोजर वाली कार्रवाई को ना तो किसी ने अभी तक संविधान के खिलाफ बताया है, ना ही कोई इसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया है, ना ही इस बुलडोजर की कार्रवाई तक अभी तक किसी ने इसका विरोध किया है, ना ही सोशल मीडिया पर इसे ट्रेंड किया जा रहा है और ना ही किसी ने यह कहा है कि इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है और कानून का क्या होगा, हमारी पुलिस किस लिए है, हमारी अदालतें किस लिए हैं और ये ऑन द स्पॉट
जो इंसाफ है ये कानून और संविधान के खिलाफ है। इससे पहले आपने देखा होगा जब जब बुलडोजर का प्रयोग हुआ है कहीं भी, और खास तौर पर एक खास समुदाय, एक खास वर्ग के खिलाफ, तो हमारे देश में शोर मच जाता है। लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, कहते हैं ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन आज इस आदमी के लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। प्रवेश शुक्ला द्वारा एक एसटी वर्ग के कैंडिडेट से बहुत अमानवीय कृत्य किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिससे इनके विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इनके जमीन की वैधता की जांच कराई गई, मकान निर्माण की, तो पाया गया कि इनका 1/3 भाग अवैध निर्मित है। इस घर पे मेरा भी अधिकार है कि नहीं है? और ऐसे मामा जी ने आदेश कर दिया, प्रशासन ऐसे आके तोड़ने लगा। ये हमारा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे वृद्ध माँ बाप कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो कह रहा है कि हमारा वीडियो नहीं है, फर्जी है। अगर जांच कर लिया, अगर सही तो उसको फांसी दे दी जाए मेरे लड़के को, लेकिन हमारा पूरा परिवार कहाँ जाएगा? एक और बड़ी दिलचस्प बात आज ये हुई कि जो पीड़ित मजदूर है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, वो मजदूर अब ये कह रहा है कि इस वायरल वीडियो को वो गलत बता रहा है। और पुलिस को एक एफिडेविट भी मिला है जिसमें लिखा है कि प्रवेश शुक्ला ने इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं किया और ये वीडियो जो है ये फर्जी है, जिसकी मदद से उसे फंसाया जा रहा है। और इस व्यक्ति का भी ये कहना है कि वो प्रवेश शुक्ला के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। हालांकि हमारी टीम ने जब उस मजदूर की पत्नी से बात की तो उसने माना कि वीडियो में दिख रहा मजदूर जो व्यक्ति है वो उसका पति है और जिस किसी ने भी अपराध किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब गलत काम होएगा तब यह नहीं चाहिला है। क्या चाह रहे हैं? हाँ कि अब गलती मेरे काहे करें, कई हमका नहीं बताएं, बतावा। भारत में आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में ही होते हैं। वर्ष 2021 में भारत में आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध की 8,802 घटनाएं हुई थी, जिनमें से सबसे ज्यादा 30% अपराध यानी 2,500 से ज्यादा घटनाएं अकेले मध्य प्रदेश में हुई। और मध्य प्रदेश में स्थिति भी तब है जब राज्य में पिछले 20 वर्षों में लगभग 20 वर्षों में से 19 साल बीजेपी की सरकार रही। और इसलिए आज यहां सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी जरूर पूछा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलने की तो आज कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन गुजरात के नवसारी से आए एक वीडियो को दिखाकर बहुत सारे लोग आज ये कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमान बहुत ही खतरे में हैं। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां पुलिस ने 37 साल के आसिम शेख का बीच सड़क पर जुलूस निकाला, क्योंकि इस व्यक्ति पर एक हिंदू नाबालिग लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर धोखा देने का आरोप है। और इस हिंदू नाबालिग लड़की के परिवार ने इस लड़के पर लव जिहाद का और यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और फिर बीच सड़क पर खुलेआम इसे लोगों के बीच घुमाया और लोगों से और इसे कहा कि वो लोगों से माफी मांगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये गुजरात पुलिस का न्याय है, जहां इस आरोपी का जुलूस निकाला गया सड़क पर भीड़ है और यह सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए आगे चल रहा है। अब हम आपको केदारनाथ धाम लेकर चलेंगे, जहां हमारी खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्थानीय पुलिस को एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि पुलिस ऐसे मामलों की निगरानी में उसका सहयोग करे जो लोग मंदिर परिसर में वीडियोस या रील्स बनाने के लिए आते हैं और केदारनाथ धाम की पवित्रता को भंग करते हैं। मंदिर समिति चाहती है कि केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन को वर्जित करने के लिए पुलिस की तरफ से कदम उठाए जाएं और ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए और कार्रवाई से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए जाएं जो लोग मंदिर परिसर में आते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ब्लैक एंड व्हाइट में यह मुद्दा उठाया था और लोगों से पूछा था कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन अगर बैन कर दिए जाएं
तो भी क्या इतनी भारी मात्रा में लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे? और आज हमारी मुहिम का एक बहुत बड़ा असर हुआ है। आप खुद सोचिए, श्रद्धा में मिलावट आखिर कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, आखिर उन्हें अपनी रील्स और कैमरे के एंगल की चिंता हमेशा क्यों रहती है? और आज आपसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप मंदिर जाते हैं, अगर आपको उस समय भगवान का स्मरण न करके आपको ये चिंता हो रही है कि आपकी फोटो ठीक से आ रही है कि नहीं, आपका वीडियो ठीक से बन रहा है कि नहीं, आपका गाना, आपका डांस, आपके डांस के स्टेप्स ठीक हैं या नहीं, तो आपको मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने की आवश्यकता क्या है? और ये जो है मिलावटी श्रद्धा कहलाई जाएगी। अब हम आपको अपनी उसी मुहिम का एक अंश दिखाते हैं। कल्पना कीजिए कि सरकार अगर केदारनाथ धाम के इस मंदिर में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित कर दे, वीडियो बनाना वर्जित कर दें, रील बनाना वर्जित कर दें, तब आप देखिएगा इनमें से कितने लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं। यह सच्ची अग्नि परीक्षा होगी। अगर आप वाकई श्रद्धा के लिए जा रहे हैं और आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं तो, और अगर आप सिर्फ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं, फोटो खींचने के लिए जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, आपको सिर्फ एक ठंडी जगह पर जाना है जहां पर सुहावना मौसम हो, बहुत सुंदर पहाड़ हो, नदियां हो, झरने हो, जहां पर जाने में आपको बहुत आनंद आए और उत्तर भारत की गर्मी से कुछ दिनों के लिए आपको कुछ रिलीफ मिल जाए, तो फिर आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस जगह पर, इस तीर्थ पर, इस स्थान पर कुछ तरस खाइए। और ये स्थान इतना अभी सक्षम नहीं है कि लाखों लोगों की इस भीड़ को ये बर्दाश्त कर सके। तो हमें बड़ा संतोष होता है जब हम कोई बड़ी मुहिम चलाते हैं और उस मुहिम का असर दिखाई देता है, उस मुहिम का समाज पर असर दिखाई देता है, हमारे देश के लोगों पर एक असर दिखाई देता है। और आज भी हम ये कहते हैं कि जो लोग बिना श्रद्धा के सिर्फ रील्स बनाने के लिए, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं या दूसरे मंदिरों में जाते हैं, उन्हें आज खुद से ये सोचना चाहिए कि वहां जाकर वहां जाने का उनका उद्देश्य क्या है। और देखिए, ये वो पत्र है जो आपके सामने है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने लिखा है, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि श्री केदारनाथ मंदिर परिसर में धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने के लिए उसके विपरीत जो यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियो बनाने वाले या इंस्टाग्राम रील्स बनाने वालों पर कठोर निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है स्थानीय पुलिस को। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर क्यों न लगा हो, वो तभी खिलता है जब मिट्टी से जुड़ा होता है।